अब देखिए आगे इसमें हम देखेंगे डिटेल में, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था। यानी अमेरिका देश 4 जुलाई 1776 को इंडिपेंडेंस हो गया था। पहली चीज याद रखिए 1776 में अमेरिका अपने आप इंडिपेंडेंस हो गया था। किससे? ब्रिटेन से, यानी वो अलग हो गया था। बाद में 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन की गई। क्वेश्चन पूछेगा ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन कब की गई? 1783। इसके तहत क्या किया गया? ब्रिटेन ने ऑफिशियली अमेरिका को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया। इधर तो अमेरिका ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और इधर किसने कर दिया? ब्रिटेन ने क्या ऑफिशियली क्या है इसको अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। और उसके बाद में एक चीज और याद रखना, 1788 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेरिका का है वो लिखा गया था। अमेरिका का संविधान कब लिखा गया? 1788 के। अमेरिका कब आजाद हुआ? 1776 में। संविधान कब लिखा गया? 1788 में। और ब्रिटेन ने कब उसको डिक्लेयर किया घोषित? 1783। कौन सी संधि के तहत? ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत उसको क्या कर दिया गया? इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। एक चीज देखिए, जो अमेरिका का संविधान लिखा गया ना, उसमें एक मेन चीज, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो लिखे गए बिल ऑफ राइट्स। क्या लिखे गए? बिल ऑफ राइट्स। इसमें क्या है? मनुष्य को अधिकार दिए गए। देखिए हमारे देश के अंदर फंडामेंटल राइट है, इंडिया के अंदर जो फंडामेंटल राइट है यानी मूल अधिकार है मनुष्य के, तो जो हमारे फंडामेंटल राइट है कहाँ से आए हैं? बिल ऑफ राइट्स से। कहाँ से लिए गए हैं? बिल ऑफ राइट्स। यानी भारत के संविधान में, यानी हर व्यक्ति को, अपने इंडिविजुअल को अपने मूल अधिकार है। मूल अधिकार आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है, समझ गए ना? तो सबके अपने मूल अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू रिलीजन, तो हर तरह के सारे ये सारे के सारे जो हमारे अधिकार है, तो ये कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका में संविधान में पहली बार इनको क्या बोला गया? बिल ऑफ राइट्स। यानी आम आदमी के अधिकार है, ताकि कोई भी सरकार, कोई भी संस्था, कोई भी राजा कोई शोषण ना करे। हर आदमी अपनी शान से जी सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? मूल अधिकार। अरे तुम्हें जीने का अधिकार है, तुम्हें कोई मार नहीं सकता, तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता, तुम्हें कोई गांव से नहीं निकाल सकता, तुम पूरे भारत में जा सकते हो, पूरी दुनिया में जा सकते हो। ये क्या है? तुम्हारे अधिकार। क्या ये? अधिकार। इसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट। तो अमेरिका में पहले इनको क्या रखा गया? बिल ऑफ राइट्स। तो दुनिया के अंदर जो मनुष्य के अधिकार की बात सबसे पहले किस देश ने की थी? अमेरिका ने इस संविधान में लिखी गई थी। अब देखिए घटना कैसे हुई, इसके बारे में आज थोड़ा सा जानेंगे कि ये रिवॉल्यूशन कैसे हुई, कारण क्या थे। अब देखिए एक चीज पता आपको, यूरोप के अंदर उस समय धार्मिक अत्याचार यानी रिलीजियस प्रोसिक्यूशन चल रहे थे। धर्म के नाम पे अत्याचार किए जा रहे थे। और उस समय जो ईसाई मत है वो 2 भागों में बटा हुआ था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स। देखिए किसी देश में अगर कैथोलिक ज्यादा है, अगर माइनॉरिटी ये मेजोरिटी में है कैथोलिक, तो ये किसका अत्याचार करते थे? किसके ऊपर प्रोसिक्यूशन करते थे? प्रोटेस्टेंट्स के ऊपर। अगर कोई देश में प्रोटेस्ट ज्यादा है तो किसके ऊपर करते थे? कैथोलिक के ऊपर। यानी एक दूसरे का क्या शोषण करते थे, एक दूसरे के ऊपर अत्याचार करते थे। तो उसको क्या बोला गया? धार्मिक अत्याचार। क्या बोला गया? धार्मिक अत्याचार। जहां पे जिनकी संख्या ज्यादा है, कम वाली संख्या से क्या करते थे? उनके साथ अत्याचार करते थे। कहने का मतलब कोई अधिकार नहीं थे। तो ये सारा का सारा कहां पे चल रहा था? यूरोप में। की शुरुआत हुई रीनेसांस। इसको क्या बोलेंगे? रीनेसांस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? तुम्हारे यहाँ पुनर्जागरण। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। ये भी एक चैप्टर आएगा पूरा का पूरा, यूरोप में हुआ था। रीनेसांस क्या बोलेंगे इसको? रीनेसांस यानी पुनर्जागरण, कोई चीज दोबारा जाग जाना, दोबारा जीवित हो जाना। तो धर्म के नाम पे जितने भी ये अत्याचार हो रहे थे, तो उनको क्या किया गया? रिवाइव किया गया। कहने का मतलब क्या? लोगों को समझाया गया कि धर्म के नाम पे आपको लूटा जा रहा है। तो ये रीनेसांस की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? यूरोप में। कहाँ पे हुई थी? यूरोप में। अब देखिए इसके नाम पे, धर्म के नाम पे लोग लड़ रहे थे, आपस में लड़ाया जा रहा था। तो कुछ लोगों ने क्या है? रीनेसांस पुनर्जागरण लेके आया यूरोप में। और उसकी वजह से क्या है? लोगों के अंदर नए आइडिया जन्मे, यानी नए आइडिया का, नए विचारों का क्रिएट हुआ। और इन्हीं नए आइडिया की वजह से अमेरिका के अंदर कुछ मेन यूनिवर्सिटियां, ये जो सारी की सारी यूनिवर्सिटियां ये सेटअप की गई, ठीक है ना। तो ये यूनिवर्सिटी निकल के आई। इसमें जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मेन रही, कॉलेज ऑफ मैरी एंड विलियम, येल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वानिया। तो ये यूनिवर्सिटी आई क्योंकि एक नया जन्म हुआ ना, पुरानी जो सोच है उसको छोड़ के क्या है कि नई सोच का जन्म हुआ। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी आई। लेकिन जैसे ये सारे के सारे अमेरिका आते थे, अमेरिका में ये लड़ते नहीं थे। अमेरिका में इनका मेन इरादा क्या था? पैसा कमाने का। ये सारे के सारे आ रहे थे नेचुरल रिसोर्स के लिए। सबका काम क्या था?
पैसा कमाने का, धर्म सेकेंडरी पर्पज बन जाता था। इनका प्राइमरी पर्पज क्या था? पैसा कमाना है बस। चाहे कोई देश का लोग है, चाहे कोई भी धर्म के हैं, सबसे पहले अपने आप को क्या रखते थे? यानी पैसे को रखते थे, काम को रखते थे। दूसरा पर्पज क्या रहता था? धर्म। धर्म को अपने घर छोड़ के आए थे, तो इसलिए अमेरिका में धार्मिक चीजें नहीं पनपी। समझ गए ना? अमेरिका में धर्म की शुरुआत नहीं हुई। और अमेरिका में दो कैटेगरी बन गई, ध्यान सुनिए। अमेरिका में दो तरह के क्लास बन गई। दिक्कत ये आ गई, यहाँ पे एक रिच क्लास बन गई, एक पुअर, अमीर और गरीब। देखिए इधर तो लड़ रहे थे ना कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट यूरोप में। जब ये अमेरिका आए ना, पैसे का मेन पर्पज था। पैसे में क्या, या तो गरीब होता है या अमीर होता है, सीधी सी बात है। पैसे में या तो कोई होता है अमीर या कोई गरीब। और चीजों के मामले में कोई बड़ा है, कोई बड़ी जाति का है, कोई ब्राह्मण है, अलग अलग चीज है। तो पैसे की जब बात होती है तो दो ही कैटेगरी है, रिच और पुअर। ये कहाँ? यूएस के अंदर। ठीक है। अब एक चीज हुई, इसी की वजह से यहाँ पे कैपिटलिज्म, पूंजीवाद की शुरुआत हुई और फ्री मार्केट की। देखिए अमेरिका देश ना इतना एडवांस क्यों है? किसकी वजह से? कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म को हम बोलते हैं हिंदी में पूंजीवादी। क्या बोलते हैं? पूंजीवादी। जहां पे कोई व्यक्ति काम कर रहा है, कहने का मतलब क्या? चीजें प्राइवेट हो रही है तो उसमें फायदे के लिए काम किया जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटलिज्म। क्या बोलेंगे? कैपिटलिज्म, यानी पूंजीवादी ये चीजें बोलेंगे। तो अमेरिका के अंदर ये सारी की सारी चीजें हुई। मेन 4 यूनिवर्सिटियों का जन्म हुआ था। किसकी वजह से? यूरोप में रिनेसांस की शुरुआत हुई थी, तो 4 यूनिवर्सिटी। पहली बताइए कौन सी यूनिवर्सिटी है? हार्वर्ड। सेकंड कॉलेज ऑफ मैरी एंड विलियम। नेक्स्ट ये यूनिवर्सिटी। उसके बाद हाँ, तो यूरोप में तो धार्मिक अत्याचार होते, लेकिन अमेरिका में जैसे है, किस तरह की क्लास बन गई? 2, गरीब या अमीर। तो इसी की वजह से कैपिटलिज्म की शुरुआत हुई और फ्री मार्केट की। किसकी? फ्री मार्केट की। तो इसका देखिए संबंध देखिए कैसे है। जैसे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लड़ रहे थे धर्म के नाम पे, तो क्या हुआ? पुनर्जागरण। क्या आया? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण से लोगों के नए नए आइडिया आए। क्या आए? नए नए आइडिया। नए नए आइडिया आए तो क्या निकली? नई नई यूनिवर्सिटियां। समझ गए ना? आइडिया से यूनिवर्सिटियों का निर्माण होता है। और जब यूनिवर्सिटियां निकली तो ध्यान सुनिए, जो नई थिंकिंग, साइंटिफिक थिंकिंग आई, यानी जो लोग यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए, तो यहाँ पे साइंटिफिक थिंकिंग का मतलब होता है वैज्ञानिक ढंग से कोई चीज को सोचना, तर्क से कोई चीज को सोचना। उसको हम क्या बोलते हैं? साइंटिफिक थिंकिंग। क्या बोलेंगे? साइंटिफिक थिंकिंग। यानी वैज्ञानिक हर चीज का कारण समझेंगे, ये चीज गलत है या सही है, विज्ञान से इसको जोड़ेंगे, या तो ऐसे कोई पाखंड चल रहा है। तो यूनिवर्सिटियों की वजह से क्या है? लोगों के अंदर साइंटिफिक थिंकिंग का जन्म हुआ। और जैसे ही वैज्ञानिक तर्क आए लोगों के पास, तो जैसे रिपब्लिकनिज्म यानी गणतंत्र की स्थापना, ह्यूमन राइट्स मानव के अधिकार, इलेक्शन जो प्रोसेस की प्रक्रिया है, और फ्री स्पीच कि कोई भी व्यक्ति अपना फ्री स्पीच दे रहा है, तो इन चीज़ों का जन्म हुआ। समझ गए ना? तो अमेरिका के संविधान में ये चीज़ें डाली गई। आज देखिए भारत में क्या होते हैं? इलेक्शन। पूरी दुनिया में क्या करवाते हैं? इलेक्शन। तो ये कहाँ से आया? इधर से आया। समझना? देखिए घूम के आया सारी चीज़ें। पुनर्जागरण, नए आइडिया, यूनिवर्सिटी आई, यूनिवर्सिटी से दिमाग बदला, दिमाग के बाद में ये चीज़ फ्री इलेक्शन आया, फ्री स्पीच। जब हम कहने का मतलब क्या? हमारा अधिकार, हम अपना स्पीच दे सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अगली कौन सी चीज़ आई? रिपब्लिकनिज्म। क्या बोलेंगे? रिपब्लिकनिज्म। अगली क्या है? ह्यूमन राइट्स मानव के अधिकार। अमेरिका में क्या बोलते हैं? बिल ऑफ राइट्स। भारत में क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। यानी मानव के भी अपने अधिकार होने चाहिए। और क्या आया? इलेक्शन। और क्या आया? फ्री स्पीच। क्या आया? फ्री स्पीच। तो ये चीजें बदलाव हुआ इन चीज के बाद। अब देखिए नेक्स्ट क्या हुआ? काजेज ऑफ द रिवॉल्यूशन। अमेरिका की जो रिवॉल्यूशन, इसके कुछ कारण थे, ये ध्यान सुनिए। अब देखिए इसके मेन कारणों में 7 ईयर वॉर को गिना जाता है। देखिए ये 7 ईयर जो वॉर है, ये यूरोप के अंदर हुआ था 1756 से लेकर 1763 तक, 7 सालों तक चला था। यह युद्ध 7 सालों तक चला, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? 7 ईयर वॉर। क्या बोला गया? 7 ईयर वॉर। 7 ईयर वॉर किस किस देशों के बीच हुआ बताइए? फ्रांस और ब्रिटेन। किस किस के बीच हुआ? फ्रांस और ब्रिटेन के बीच हुआ। कब से कब हुआ बताइए? 1756 से लेके 1763 तक 7 ईयर वॉर। इससे हुआ क्या? ध्यान सुनिए, ये 7 ईयर वॉर हुआ, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच हुआ, आपस में ये लड़ते रहे। और एक चीज मैं बता दूं, ये यूरोप में तो लड़ रहे थे, ये यूरोप के देश यूरोप में लड़ रहे थे, लेकिन इन्होंने जहां कॉलोनी बनाई थी अपनी, वहां भी लड़ रहे थे। इसका देखिए आप 8th क्लास में तुमने शायद पढ़ा होगा कि कार्नेटिक वार जब पढ़ते हैं ना, उसमें आया था एक बार कार्नेटिक वार, जब फ्रांसीसी और एक सेकंड कार्नेटिक वार था, वो उसी के साथ खत्म हुआ था, सेकंड इसी की वजह से। भारत में कार्नेटिक वार लड़ रहे थे, इनकी कॉलोनी भारत में भी थी, इनकी अमेरिका में भी थी। तो ये 7 ईयर ऑफ वॉर है,
ये यूरोप में भी लड़ा गया, भारत में भी लड़ा गया और अमेरिका में लड़ा गया, 3 जगह पे लड़ा गया। तो 7 ईयर वॉर क्या प्रभाव क्या पूरी दुनिया में देखने को मिला जहां इनकी कॉलोनी थी। अब इसमें हुआ क्या, फ्रांस ये युद्ध हार गया, फ्रांस लोस्ट, ये सारे के सारे युद्ध हार गया और ब्रिटेन क्या है कर्ज में चला गया, डेप्ट में चला गया। ब्रिटेन को भी नुकसान हुआ और क्या है फ्रांस को भी नुकसान हुआ। तो दोनों को नुकसान हुआ, अपनी टेरिटरी को लेके, कॉलोनी को लेके लड़ रहे थे। नेक्स्ट देखिए रिप्रेसिव एक्ट थे, कुछ कानून बना दिए थे ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट से। अब देखिए उनमें नोटेबली का मतलब क्या था, मुख्य रूप से एक तो था स्टैम्प एक्ट, ये एक कानून बनाया गया था, टाउनशेंड एक्ट और टी एक्ट, ये 3 कानून मुख्य थे, बहुत सारे कानून बनाए थे। यानी ब्रिटेन की पार्लियामेंट में देखिए ब्रिटेन का मेन मकसद था ना अपने होमलैंड की रक्षा करना, बस अपने एरिया की रक्षा करना चाह रहे थे। ब्रिटेन को चाह रहे थे कि हम डेवलप करें, लेकिन अमेरिका में जहाँ पे लोग रह रहे थे, जो सारे के सारे सेटलर थे, कॉलोनिस्ट थे, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। तो इस तरह के कानून बनाए, तो इससे लोग क्या हो गए, परेशान हो गए। क्या हो गए, परेशान हो गए। तो इनको बोलेंगे रिप्रेसिव एक्ट। क्या बोलेंगे, रिप्रेसिव एक्ट। यानी लोगों के उनको कोई फायदा नहीं हो रहा था। कहने का मतलब इंग्लैंड अपना ही फायदा देख रहा था, भारत में भी और उधर भी। तो इसका कारण क्या बना, तो लोग क्या है नाराज हो गए, तो अलग अलग चीजें हुई। तो दूसरा कारण क्या था बताइए, रिप्रेसिव एक्ट। क्या थे, रिप्रेसिव एक्ट। इसमें पहला एक्ट कौन सा था, स्टैम्प एक्ट। अगला कौन सा था, टाउनशेंड एक्ट। नेक्स्ट कौन सा था, टी एक्ट। क्या था, टी एक्ट, चाय। ठीक है, तो चाय का व्यापार बहुत ज्यादा करता था ब्रिटेन और चाय की खेती यहाँ करवाते थे। तो ये 3 कानून थे। उसके बाद क्या देखिए बोस्टन में क्या है, मैसाकर हुआ। यानी मैसाकर का मतलब क्या, लार्ज स्केल पे लोगों को मार दिया, वहाँ पे फायरिंग वगैरह कर दी गई, तो बहुत सारी संख्या में लोग मारे गए। तो उससे अमेरिका के लोगों ने क्या है और भी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। ठीक है, ब्रिटेन की जो ट्रूप्स हैं उन्होंने क्या बहुत सारे लोगों को मार दिया। तो उसको क्या बोलते हैं, बोस्टन मैसाकर। क्या बोलते हैं, बोस्टन मैसाकर। तो यानी बहुत सारे लोग मारे गए, तो इसका मेन ये भी कारण बना। फिर आगे देखिए, ये है इनलाइटमेंट। इनलाइटमेंट के लिए आप बोल सकते हो रिफॉर्म, यानी कोई लोग, इनलाइटमेंट का मतलब क्या है, ज्ञान की प्राप्ति कर लेना, चीज़ें समझ में आ जाना। ये जो रिफॉर्म है, अब यूरोप में भी आएगा। एक तो पुनर्जागरण हुआ था, एक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे, जैसे मार्टिन लूथर ने किया था, बताया था लोगों को। तो यूरोप में ये चीज़ चली थी, इनलाइटमेंट आया था, रिफॉर्म्स हुए थे, सुधार हुए थे। तो इससे लोगों को समझ में आ गई चीज़ों। जैसे ये चीज़ें समझ में आई तो लोगों ने ये चीज़ की घोषणा कर दी। तो ये भी इसका मेन कारण बना। इसके बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट घटना ये हुई, बोस्टन टी पार्टी। क्या हुई, बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन एक अमेरिका का एक बंदरगाह है, तो बोस्टन टी पार्टी की एक घटना हुई। तो ये मेन कारण बनी इसकी घटना का। बोस्टन टी पार्टी देखिए क्या थी, समझिए इसको। ये करेंगे, बोस्टन जो हार्बर है उस पर क्या, सैमुअल एडम्स, ये एक व्यक्ति था सैमुअल एडम्स। इसकी लीडरशिप में ब्रिटेन के जो शिप है ना, ब्रिटेन के जो शिप है उससे कई जो शिप कंटेनर होते हैं, समुद्री जो जहाज होते हैं उसमें कंटेनर होते हैं बड़े बड़े, उनको क्या समुद्र से में फेंक दिया गया। ये चाय से भरे थे। किससे भरे थे, चाय से। टी के थी, इधर शिप लिख दिया गया मैंने, टी कंटेनर थी, सी कंटेनर नहीं, टी कंटेनर। अरे समझिए, ये क्या था, सैमुअल जो एडम्स है ना, इसके नेतृत्व में क्या ब्रिटिश शिप यानी जहाज थे अंग्रेजों के, ब्रिटेन के। तो उसमें क्या है, टी कंटेनर, बड़े बड़े जो कंटेनर थे वो किसके थे, चाय के। क्या थे, चाय के कंटेनर थे इंग्लैंड के। उन्होंने उठा के कहाँ फेंक दिए, समुद्र में। कहाँ फेंक दिए, समुद्र में। तो इसी को क्या बोलते हैं, बोस्टन टी पार्टी। क्या बोला जाता है, बोस्टन टी पार्टी। ये मेन घटना थी, उन्होंने पूरा विरोध कर दिया, उठा के सारे चाय के कंटेनर फेंक दिए। पे होती बोस्टन हार्बर पे, कहाँ पे हुई थी, बोस्टन हार्बर। किसके नेतृत्व में, सैमुअल एडम्स। इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश शिप से लदे सारे के सारे टी कंटेनर को उठा के समुद्र में फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया। 1781 में यॉर्क टाउन में कार्निवालिस ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। यॉर्क टाउन भी एक जगह है इधर, जो लॉर्ड कार्निवालिस, देखिए आपने सुना होगा शायद लॉर्ड कार्निवालिस के बारे में। लॉर्ड कार्निवालिस किसकी तरफ से लड़ रहे थे, ब्रिटेन की तरफ से। और इनकी तरफ से कौन लड़ रहे थे, अमेरिका की तरफ से लड़ रहे थे वाशिंगटन। कौन थे, वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका की तरफ से लड़ रहे थे और इनकी तरफ से थे लॉर्ड कार्निवालिस। लेकिन इस युद्ध में इन्होंने सरेंडर कर दिया, यानी कहने का मतलब हार मान लेना, सरेंडर। तो युद्ध क्या हो गया, खत्म हो गया। और एक चीज और याद रखना, इस युद्ध के अंदर अमेरिका का साथ दिया था फ्रांस ने और स्पेन ने। किसने दिया था, फ्रांस ने और स्पेन ने। क्योंकि फ्रांस और स्पेन किसके दुश्मन थे, ब्रिटेन के, यानी उसके राइवलर थे। तो उन्होंने किसका साथ दिया, अमेरिका का। यानी अमेरिका को आज़ाद कराने में फ्रांस का और स्पेन का ही बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, तो ये लगभग हमारा कंप्लीट है। किसी का कोई डाउट है तो बताइए।
ना हुई थी, टैक्स लग रहे थे, तो ये क्या बोलते थे, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ये कह रहे थे हम टैक्स नहीं देंगे, उनके ऊपर बार बार टैक्स लगाए जाते हैं, जैसे स्टैम्प एक्ट है, अलग अलग है, तो टैक्स लगाया जा रहा था। ये बोल रहे कि हम टैक्स नहीं देंगे विदाउट रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि कानून कौन बनाती थी, ब्रिटेन की पार्लियामेंट, और ब्रिटेन की पार्लियामेंट में अमेरिका का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, प्रतिनिधि नहीं था, तो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में तो कौन थे, ब्रिटेन के लोग थे। तो वो बोले कि हमारे व्यक्ति तो इधर बैठते नहीं, तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं, तो हम टैक्स नहीं देते। तो ये बार बार ये स्लोगन को ये यूज कर रहे थे, तो इसको क्या बोलते थे, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि बिना रिप्रेजेंटेशन के हम टैक्स कैसे देंगे। तो ये आपका कंप्लीट।